यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेल्स विद रंजीत में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने मेरी पिछली कहानी चित्रकार पार्ट 1 में सुना, कैसे मलय, जो कि एक चित्रकार होता है, उसकी मुलाकात गांव जाते वक्त एक सुंदर औरत से हो जाती है। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर वह उस औरत की पेंसिल से स्केच बना डालता है। वह उस खूबसूरत स्केच को विनायक के हाथों बेच डालता है। बाद में पता चलता है कि वह सुंदर औरत कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अगर आपने हमारी पिछली कहानी चित्रकार पार्ट 1 नहीं सुनी है तो आज ही उस कहानी को जरूर सुन लें, ताकि इस नई कहानी को समझने में दिक्कत ना हो। साथ ही साथ हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली कहानी समय से आपके पास पहुंचती रहे। अब आगे की कहानी की ओर चलते हैं। पत्नी की फोटो अपने हाथों में लेकर विनायक बड़े गौर से उसे निहारने लगता है। मलय की कलाकारी को देखकर वो हतप्रभ था। फोटो इतनी सजीव बनी थी, मानो लग रही थी अभी बोल पड़ेगी। खुशी के मारे विनायक ने तुरंत 50,000 रुपए मलय को थमा दी थी। इतनी बड़ी रकम मिलने के बावजूद भी मलय के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह उदासी को देखकर विनायक ने कहा, अगर कीमत कम लग रही है तो बताओ और कितनी रकम दे दूं? तभी मलय उदासी से निकलते बोला, नहीं भाई, बहुत है, मैंने तो इतनी कीमत की कल्पना भी नहीं की थी। दोनों बगल में पड़े सोफे पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। आज घर में पेंटिंग का भी काम पूरा हो चुका था। मजदूरों ने सारे सामानों को उसकी पुरानी जगहों पर एक बार फिर रख दिया था। उस औरत वाली फोटो भी एक बार फिर अपनी पुरानी जगह पर टंग चुकी थी। सारे मजदूर काम खत्म करके अपने घर वापस जा चुके थे। अज्ञात भय से सशंकित मलय ने चलनी चाही तो विनायक ने उसे चाय के बहाने रोक लिया था। मलय जल्द से जल्द चाय पीकर वहां से निकल जाना चाह रहा था। वह बेसब्री से चाय का इंतजार करने में लग गया था। तभी घर की नई नौकरानी हाथों में चाय लिए आ जाती है। दोनों चाय पीने लग गए थे। नौकरानी वहीं बगल में ही खड़ी थी। 2-3 घूंट पीते ही विनायक का सर अचानक चकराने लगा था। उसके हाथों से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर गया था। जब तक मलय उसे संभालता, वह जमीन पर गिर चुका था। तुरंत ही उसके मुंह से खून का निकलना शुरू हो चुका था। मलय का डर सही साबित होने लगा था। खतरे को भांपते हुए मलय ने एम्बुलेंस को फोन लगा दिया था। भय एवं लाचारी के बीच वह एम्बुलेंस का इंतजार करने में लग गया था। नौकरानी अपनी जगह पर बिल्कुल बुत की भांति खड़ी थी। अचानक उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। बालें तथा उसकी नाखूनें भी बढ़ गई थी। बिल्कुल चुड़ैल के रूप में वह आ चुकी थी। अचानक ऊंची आवाज में बोलने लगी, बचाना चाहते हो तो बचा लो, बोल दी ना, बचेगा नहीं। सारी मौत का जिम्मेवार तू है। तुम्हारा भी यही हाल होगा अगर कुछ भी राज खोला तो। इतना बोलकर वह चुड़ैल कहीं गायब हो चुकी थी। बुरी तरह डरा मलय कांपने लगा था। तभी एम्बुलेंस आ जाती है। अगले ही पल विनायक को लेकर एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए हॉस्पिटल की तरफ तेजी से भागे जा रही थी। बगल में बैठा मलय बार बार विनायक की तरफ देखे जा रहा था। डॉक्टरों ने जांच के उपरांत विनायक को मृत घोषित कर दिया था। विनायक के मोबाइल से नंबर निकालकर मलय ने उसके रिश्तेदारों को फोन कर दिया था। अगले दिन उसके रिश्तेदार डेड बॉडी को अपने साथ लेकर चले गए थे। दुखी एवं हताश मलय भी अपने घर वापस लौट आया था। पिछली दोनों मौत का जिम्मेवार वो खुद को मानने लगा था। उसने जिंदगी में दोबारा पेंटिंग ना करने की कठिन कसम खा ली थी।
वह सोचे जा रहा था, पता नहीं चुड़ैल का अगला शिकार कौन होगा। वह आने वाली मौतों का जिम्मेवार अभी से ही अपने आप को मानने के लिए तैयार बैठा था। फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए फोटो वाली राज किसी को ना बताने की वह कसम खा चुका था। दिन तथा समय बड़ी तेजी से गुजरते जा रहा था। इस घटना को बीते करीब 6 महीने बीत गए थे। मलय पिछली सारी बातों को भूलकर अपने लिए नए काम तलाश लिया था। पेंटिंग और मलय के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका था। उधर विनायक के रिश्तेदारों ने उस घर को किराए पर लगा दिया था। किराएदारों के आग्रह पर विनायक के रिश्तेदारों ने उस औरत वाली फोटो को वैसे ही छोड़ दिया था। 4 दोस्तों ने मिलकर उस मकान को किराए पर लिया था। सभी दोस्त पढ़ने के लिए बाहर से आए हुए थे। रमन साइंस का स्टूडेंट था, जबकि बाकी तीनों कला विज्ञान का छात्र था। चारों दोस्तों के बीच काफी अच्छी समझ थी। रमन अपनी टॉपिक नेगेटिव एनर्जी में फाइनल रिसर्च पेपर पर काम कर रहा था। वह भूत, आत्मा जैसे शब्दों को कोरी बकवास तथा मनगढ़ंत बातें मानता था। इसलिए अभी तक वह इन चीजों का संबंध नेगेटिव एनर्जी से नहीं जोड़ पाया था। प्रदीप को थोड़ी बहुत चित्रकारी करने का भी शौक था। वह कभी कभी उस औरत वाली स्केच को देखकर सोचता, पेंट के हल्के छींटे के बदले अगर पूरी तरह से उस फोटो को कलरफुल कर दिया जाए तो और भी आकर्षक दिखेगा। चारों दोस्त उस स्केच को कलरफुल बनाने का विचार कर चुके थे। इसके लिए वे किसी अच्छे चित्रकार की तलाश में लग गए थे। किसी ने उन लोगों को मलय के बारे में बता दिया था। वे चारों दोस्त उस स्केच को लेकर मलय के घर की ओर चल दिए थे। मलय के घर पहुंचते ही प्रदीप ने कॉल बेल बजा दिया था। दरवाजा खुद मलय ने ही खोला था। मलय को अपना परिचय देते हुए उन सबों ने आने का अपना मकसद बतला दिया था। मलय ने बिना पल गवाए उस काम को करने से साफ तौर पर मना कर दिया था। फिर मलय ने बताया कि यह काम किसी कारणवश पिछले 6 महीने पहले ही वह छोड़ चुका है। तभी प्रदीप बोला, अंकल कोई बात नहीं, आप फोटो देखकर सिर्फ कलर सजेस्ट कर दीजिए। थोड़ी बहुत चित्रकारी मैंने बच्चे में सीखी थी, मैं घर जाकर खुद पेंट कर लूंगा। मलय इस बात पर सहमत हो गया। सभी वहीं सोफे पर बैठ गए थे। प्रदीप उस स्केच के ऊपर लपेटी हुई पेपर हटाने लगा था। तभी वहां पर एक पोस्टमैन हाथों में कोई लेटर लिए आ जाता है। स्केच से पेपर हटते ही फोटो देखकर मलय के रोंगटे खड़े हो गए थे। वह बुरी तरह घबरा गया था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। बगल खड़ा पोस्टमैन अचानक पसीने से लथपथ हो गया था। वह थड़ थड़ कांपने लगा था। पता नहीं प्रदीप को क्या सूझा, वह उस स्केच को लेकर अपने घर यह कहते चल पड़ा कि वह आज ही खुद से इस स्केच को कलर कर लेगा। रास्ते में ही रुककर उन चारों ने स्टेशनरी की दुकान से मनपसंद कलर खरीद लिया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए चित्रकार भाग 3।